कुमार के नेतृत्व में बनने जा रही है। यूपी कैबिनेट के मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने वाराणसी में दावा किया है कि जनता इस बार भी विकास के पथ पर बिहार को एनडीए की सरकार देने जा रही है। महागठबंधन के नेताओं पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। मैं समझता हूं कि इसमें कई गुना आगे विपक्ष है। पिछले 11 वर्षों में जितनी गालियां विपक्ष के लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दिया है, शायद वो दुनिया में कहीं किसी राजनीतिक दल ने किसी देश के अपने प्रधानमंत्री को दिया हो। अब तो उनके शायद गाली के शब्दकोश भी उनके खाली हो गए हों। ये शब्द तो बहुत मामूली है। जितनी गालियां हमारे देश के नेतृत्व को मिली हैं, वो शायद ही, मैंने कहा आपसे कि देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को, देश के प्रधानमंत्री को जितनी गालियां सुनने को मिली हैं, तो ये अप्पू पप्पू लप्पू कहना ये कहीं से असंसदीय नहीं है। एक अभी तस्वीर वीडियो भी वायरल हो रहा है, बिहार के भावी लेकिन संभावित जो उप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं मुकेश सहनी, वो कह रहा है कि मीडिया के चैनलों को हम आवाज दे तो जला दिया जाएगा बिहार में, जो उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। मीडिया क्या, मैंने कहा ना, वो बिहार जलाने का ख्वाब रखते हैं। बिहार को बर्बाद करने के ही उनके सपने हैं। उनको 15 साल की मौका मिला था लालटेन को। बिहार लालटेन युग में नहीं जीना चाहता। अगर उनको ख्वाब है कि सत्ता उनको मिलेगी, तो उनके जो मंसूबे हैं वो ख्याली पुलाव है। मैंने कहा ना कि 14 तारीख को परिणाम आने के बाद वो उनके जो ख्याली पुलाव हैं वो अधपके रह जाएंगे और उनके किसी मंसूबे को बिहार कामयाब नहीं होने देगा। बिहार की जनता बहुत जागरूक है और मातृशक्ति का आशीर्वाद जो मिला है बिहार में, मुझको लगता है कि ऐतिहासिक पड़ा। तो वहीं रामपुर में भड़काऊ भाषा देने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान को अदालत ने बरी कर दिया। ये मामला साल 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से चुनाव आयोग और मतदाताओं को लेकर की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान समर्थकों के राहत की खबर है। वहीं राजनीतिक हलकों में इस निर्णय की चर्चा तेज हो गई है। ये पीपी तिवारी जो उस टाइम के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनके द्वारा ये मुकदमा पंजीकृत करा गया था। ये 126 लोक प्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ था और ये 336 इसका क्राइम नंबर था, थाना सिविल लाइंस में पंजीकृत हुआ। उसमें आज हमें दोष मुक्त कर दिया गया। अच्छा, जब ये कराया गया था, कौन सी तारीख को पंजीकृत कराया गया था? ये एग्जैक्ट तारीख तो मुझे इस टाइम याद नहीं, 2019 का। क्या मामला था ये उन्होंने जो था वोट डालने के लिए अपील की थी कि आप वोट डालें, और ये सारी चीज थी जो 126 लोक प्रतिनिधि के अंतर्गत हमें जो था हमारे खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसमें क्या ऐसा रहा कि जो है वो आजम खान को दोष मुक्त कर दिया? इसमें बहुत से पॉइंट थे जिन्हें पूरा डिटेल एक ऑर्डर है, काफी लंबा चौड़ा। इसमें मेन तो यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो ये नहीं बता पाए कि घटना कहाँ हुई है। अभी मैं जजमेंट मैंने पूरा पढ़ा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो डिफेंस के जो न्यायालय द्वारा कंसिडर करे गए और उसके आधारों पर हमें दोष मुक्त किया गया। तो आज आजम खान को बरी कर दिया गया? जी हाँ। कौन सा अदालत से चलेगा? ये विद्वान मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा हमें बरी किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को आज कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 2019 में उनके ऊपर एक तल्ख टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज हुआ था रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में। जो रिटर्निंग अधिकारी थे उन्होंने दर्ज कराया था पीपी तिवारी ने। आज उनको कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके जो समर्थक थे उन्होंने जब इसको सुना तो बहुत खुश हुए। और मैं बता दूं कि जो तल्ख टिप्पणी थी वो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ही दर्ज कराई गई थी। आज उनको एक बड़ी राहत मिली है। रामपुर से आरएनटीवी के लिए सुरेश कुमार। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को आज कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 2019 में उनके ऊपर एक तल्ख टिप्पणी को लेकर
तो वही खबर गोंडा से है, जहां प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन मनकापुर विधानसभा क्षेत्र के गुरु वशिष्ठ महाविद्यालय में किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह रहे। प्रतिभा सम्मान समारोह में मनकापुर, छपिया और भजनजोत क्षेत्र में छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र भी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट पर कहा कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। गृह मंत्री ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर गहरी चिंता जताई है। इस घटना का बहुत जल्दी खुलासा होगा और दोषियों के साथ वही होगा जो सबके साथ होता आया है। देखिए, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। और गृह मंत्री जी बहुत गंभीरता से उन्होंने इस विषय को लिया है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और चलती हुई गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। इस समय कुछ घटनाएं 2-1 दिन पहले घटी हैं, जिनमें AK-47 विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं। और अभी जो संकेत मिलता है, यद्यप जांच एजेंसी लगी है, अभी कोई खुल करके बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ न कुछ तार जो है इसके 2-4 दिन के अंदर जो घटनाएं घटी है उससे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी पाकिस्तान से सीधा जुड़ रहा है। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई इसमें, इसी विस्फोट में। यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि इधर 2-3-4 दिन से जो घटनाएं घटी हैं उसका लिंक कहीं न कहीं इससे मिलता है। और पाकिस्तान या आतंकवादी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी क्षमता हमारे देश से सामने की लड़ने की नहीं रह गई है। तो कुछ छुप करके ही घटनाएं होती हैं और जिनका पूरा खुलासा हो जाएगा। तो वहीं खबर सामने आ रही फरीदाबाद में डॉक्टरों की गिरफ्तारी का मामला। गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में सर्च ऑपरेशन, लालबाग में खांदेरी बाजार इलाके में छापेमारी। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पहुंची एटीएस JNK की टीम डॉक्टर शाहीन के घर पर मौजूद। वहीं डॉक्टर शाहीन के पिता से पूछताछ जारी, शाहीन के भाई को लेकर पड़ताल की जा रही। तो वहीं आपको बताते चले, फरीदाबाद में डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां अब तेज हो गई हैं, जहां जानकारी के मुताबिक ATS और जम्मू कश्मीर की टीम ने लखनऊ के लालबाग स्थित खंडारी बाजार इलाके में छापेमारी की। टीम डॉक्टर शाहीन के घर पर तलाशी अभियान चला रही है। इस दौरान डॉक्टर शाहीन के पिता से पूछताछ जारी है, जबकि शाहीन के एक और भाई को लेकर भी एजेंसियां पड़ताल कर रही है। वहीं माना जा रहा है कि फरीदाबाद लेकर ये ATS की, जो आपको बताते चले, पड़ताल लगातार चल रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए